प्रदेश सरकार को चाहिए था कि उन अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करते। पूरा बनारस जान रहा था कि ये हुआ है और कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी जानते थे, लेकिन राज्यों के चुनाव के कारण तो सारे नेता क्योंकि वहां व्यस्त थे तो उनको 2 महीने का टाइम दिया गया। गोरखपुर की घटना में जिस व्यक्ति को मारा गया इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अदालत का काम क्या है वो काम सरकार नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी द्वारा क्योंकि देश में जो हालात हो रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर के राहुल जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की जा रही है और सांकेतिक रूप से प्रत्येक जनपद में उस दिन इन यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। अपनी बात को कहने के लिए इससे सशक्त माध्यम कोई नहीं हो सकता कि सीधे जनता के साथ जुड़ा हो। कांग्रेस अपने तैयारी के अंदर लगी हुई है और मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर जो है यूपी जोड़ो यात्रा निकाली, अभी न्याय जोड़ो यात्रा रहेगा। क्या लोगों को इससे फर्क पड़ रहा है? देखिए, फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक माहौल तो राहुल जी ने पूरे देश के अंदर बनाया कि मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात खत्म होनी चाहिए। तो ये माहौल तो पूरे देश के अंदर बना है। राम मंदिर को लेकर क्या कहें? क्या निमंत्रण आपका भी पहुंचा है नहीं? पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता। भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई? भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है। भगवान तो बुलाने वाले हैं और जिनकी राम चंद्र जी के प्रति आस्था है ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति हो। भगवान राम जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है और जिसकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए। जो जाना चाहे उसमें कोई वो थोड़ी ना है कि इसके ऊपर चर्चा हो। तो आपका कहना है कि मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण पत्र की क्या जरूरत है? कोई भी जा सकता है। पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं कि निमंत्रण आ रहा है भाई। और कौन निमंत्रण दे रहा है? आप हो कौन निमंत्रण जो दे रहे हो? आप हो कौन? भगवान थोड़ी ना हो भाई। भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? भगवान के घर तो पल्ला पसार के झोली पसार करके जाया जाता है। भगवान के घर निमंत्रण की कहाँ से जरूरत आ गई? लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा की तैयारी है, पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे। बहुत गठबंधन को लेके क्या है? गठबंधन का फैसला पार्टी करेगी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। जो रोज रोज फूट की बातें सामने आती रहती हैं ये सब एक कार की पत्रकारों की चलाई हुई है। एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश के अंदर पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। ये इसके अलावा कुछ नहीं। हम अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ेंगे और हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश जी के बारे में क्या कहना है? देखिए, ना तो बसपा से ना सपा से मेरा दोनों से वास्ता नहीं है। मैं कांग्रेस में हूँ, आप कांग्रेस की बात करो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लाए थे कौशल्या जी और दशरथ जी लाए थे, उसे तो ये कौन है लाने वाले? रामनवमी का तो भी टाइम है नजदीक ही। आपको अगर जिस दिन रामचंद्र जी का अवतरण हुआ था वो डेट नजदीक है, फिर इतनी जल्दी क्यों है भाई? उसमें अधकचरे मंदिर में इतनी जल्दी क्यों है? 22 जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा हुआ है उसमें अगर आपको नहीं आता तो क्या करेंगे? जाएंगे? क्या करेंगे? हम तो नोता होगा जब भी जाएंगे, नहीं नोता होगा तब भी जाएंगे हम तो। भाई सबके राम सबके हैं, ये कोई किसी की प्राइवेट लिमिटेड थोड़ा ही है। ये तो हमारे संस्कारों में जो हिंदू समाज में संस्कार होते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा। हमारे यहाँ रामायण में यह है कि जब रामचंद्र जी ने सेतु बनाने के लिए समुद्र पर महारामेश्वरम में पूजा की तो उनके विद्वानों ने यह कहा कि यह बगैर धर्मपत्नी के नहीं हो सकता। और तब उन्होंने रावण को अप्रोच करा और रावण सीता जी को लेकर के आया, उनके बराबर में बिठा करके फिर पूजन कराया। और उसके अलावा जब रामचंद्र जी ने आकर के सीता जी का उनको वनवास दे दिया और उसके बाद में जब उनका वहाँ पे वो होने लगा, पूजा पाठ हुआ उनका, तो वहाँ भी यही कहा गुरु वशिष्ठ ने कि बगैर पत्नी के नहीं होगा। तब उनकी सोने की सीता बना करके बराबर में बिठा करके तब पूजा हुई। अब ये सारे जितने लफंगे इकट्ठे हो रहे वहाँ पर वो तय कर दिया उन्होंने कि साहब एक आदमी करेगा उसका। तो ये पॉलिटिकल कारण है भाई और कोई नहीं है इसमें। कोई हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं उसमें।
गुजरात में जो दंगा हुआ था सरकारी देखरेख में, जब वहां मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और उसमें बिल्किस बेगम के साथ में जो ज्यादती हुई, मैं उन सब लोगों को बधाई दे रहा हूं जिन्होंने बिल्किस बेगम के केस को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में उठाया। और उससे ज्यादा बधाई मैं दूंगा सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था का सम्मान बनाकर रखने का काम किया। लेकिन उसका एक पक्ष सबसे बड़ा यह है कि आज उस केस की वजह से जिसमें उन 11 दरिंदों को गुजरात की सरकार ने उनकी सजा पूरी होने से पहले छोड़ दिए, और उनका जिस तरह से चुनाव से पहले वहां जाकर के स्वागत हुआ, उनका टीका लगाया गया, उनके फूल मालाएं पहनाई गई, और उन्हें संस्कारी कहा गया कि ये संस्कारी है इसलिए इनको पहले छोड़ दिया। उसके ऊपर जो आज निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को बहुत ऊंचाई तक, शिखरों तक लेकर के गया है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष यह है कि आज उन सब बदमाशों की पोल खुल गई है जिन्होंने सरकार के पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठ कर उस वक्त वहां पर ज्यादती की, और उस ज्यादती के तहत ये सारा कार्यक्रम हुआ। केंद्र की सरकार ने उसमें जो आज अमित शाह जी चुपचाप बैठे हैं, उन्होंने स्वीकृति दी, उनको छोड़ने के लिए उन्होंने अनुशंसा की है केंद्र की सरकार के गृह मंत्रालय ने। तो आज उनके पास में बोलने के लिए कुछ टाइम, कोई बात नहीं है, कोई समय नहीं है। मैं इस बात की पुरजोर निंदा करता हूं अपनी केंद्र सरकार की कि उनकी राय मशवरे से ये हुआ था, जिसके ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे सामने ये सोचने का विषय पैदा हो गया है। जो कुछ केस गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये कह दिया था कि वहां पर सबूत नहीं है हमारे, इसलिए ये हमने उनके पक्ष में हो गए थे मुकदमे, जिनमें बहुत संवैधानिक पदों पर बैठे हुए आदमी थे। आज वो पोल खुलकर के तैयार ये होगी है कि सबूत क्यों नहीं थे। गुजरात की सरकार ने सबूत उन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ क्यों नहीं उस वक्त पेश किए, नहीं तो वो आज बड़े पद पर ना होकर के जेल में होते। तो ये मनमानी होगी है सरकारों की। और मैं एक और इसमें आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि एक उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये महाराष्ट्र की सरकार को अधिकार था इसको करने का, और ये गुजरात की सरकार ने संवैधानिक अधिकारों के बाहर जाकर के यह किया है। मुझे इस बात की आशंका है कि क्योंकि अब यहाँ इनकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, और जितने क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, ये वहां भी इसका दुरुपयोग करेंगे और उनको फिर छुड़वाने का काम करेंगे। और आपके पड़ोस में यहाँ राम रहीम का आप रोज देख रहे हो, सजा याफ्ता है, लेकिन जिस समय भी सरकार वहां की कोई चुनाव होगा हरियाणा के अंदर, उसी वक्त उसको पैरोल दे दिया जाता है। दूसरी बात, नारी सम्मान की बात की जो इन्होंने, ये बनावटी बात, सन 1929 तक कोई नारियों का, कोई महिलाओं का आरक्षण नहीं होने जा रहा, ये उन्होंने खुद पार्लियामेंट में कहा है। और जहां तक ये बलात्कारियों की बात है, जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, इमरान साहब ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने उस पर मुकदमा भी कायम वहां पर कराया, अजय राय जी ने। ये एक कोई मिसाल नहीं है। ये जो इनके गृह मंत्री थे, पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद जी, उनको अरेस्ट नहीं किया जब तक बलात्कार के जिसके साथ में पीड़िता थी, जब तक वो नहीं तोड़ ली इन्होंने, जब तक उस पर दबाव डाल करके उसके बयान नहीं करा दिए, तब तक चिन्मयानंद को गिरफ्तार करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। यही दूसरे केस में हुआ, हाथरस कांड में हुआ, उन्नाव वाले में, कुलदीप सेंगर के में यही हुआ। तो ये एक जगह कोई काशी की बात नहीं है, लेकिन काशी वाले केस ने इस बात के लिए कहने के लिए मजबूर कर दिया कि वहां से प्रधानमंत्री को संसद के रहने का अधिकार खो दिया है उन्होंने। उस पर एक शब्द नहीं बोलने हैं,
उनको इस्तीफा दे देना चाहिए वहां के सांसद के पद से। दुष्कर्म वाली घटना पे, जी, दुष्कर्म वाली घटना पे, जो वाराणसी की घटना है उस पे। उनके संसदीय क्षेत्र के हैं। और एक बात कहते मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री के झूठ की एक पूरी किताब छपती है, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिख दिया था, इस तरह एक किताब बन सकती है प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठों की किताब जो उन्होंने बोले हैं। लेकिन मैं एक उनके झूठ पे बड़ा भारी ऐतराज करता हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है। उन्होंने पार्लियामेंट में जिस दिन मणिपुर की बहस हो रही थी, मणिपुर की बहस में 2.5 घंटे बोले या 1.5 घंटा जितना भी बोले, उसमें उन्होंने मणिपुर के ऊपर कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने 2-2.5 मिनट मणिपुर के ऊपर जो भी कहा, लेकिन एक बात उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर उंगली उठाते हुए ये कहा पार्लियामेंट के अंदर कि मिजोरम के अंदर इंदिरा गांधी ने 1966 में गोलियां चलवा दी थी वहां के नागरिकों के ऊपर, जबकि असलियत ये है सब जगह वो बात आई भी है, उनकी झूठ की पोल खुली भी है उसमें। वहां पर वहां की जो बागी पार्टियां थी, जो लाल डेंगा के नेतृत्व में जिन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रखा था और मिजोरम को स्वतंत्र घोषित करने की लड़ाई लड़ रहे थे में, उन्होंने 1966 के उसमें एक दिन के अंदर अंदर मणिपुर के अंदर, उसके मिजोरम के अंदर जितने जिला हेडक्वार्टर थे और वहां की आर्मी का जो हेडक्वार्टर इम्फाल में था, उसमें उन्होंने जितने उनके बागी थे उन्होंने मैं असले के कब्जा कर लिया और सारे हथियार लूट लिए, सरकारी हथियार लूट लिए। कई दिन तक वहां पर बागियों का राज चला, उनका साम्राज्य रहा। और लाल डेंगा ने चिट्ठी लिख दी इंडोनेशिया को और दूसरे देशों को कि हमने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया है, हमें स्वतंत्रता का मान्यता दी जाए। जब ये चिट्ठी पहुंची इंदिरा जी के पास में, और इंदिरा जी ने तब मानेक शाह जी को बुलवाया और मानेक शाह जी को उन्होंने पूछा, तो मानेक शाह जी ने कहा कि मैडम ये इसमें सेना काम नहीं करेगी क्योंकि वहां की रास्ते पहाड़ी हैं, हमारे सैनिक वहां के रास्तों से जानकार नहीं है, उग्रवादी जो हैं उनमें बाहर के भी आए हुए हैं म्यांमार वगैरह से, उनको सब रास्तों का पता है। इसलिए मैं ये राय दूंगा कि आप एयरफोर्स वालों से बात करें, वायुसेना से बात करें। और वायुसेना ने जाकर के जब उन हेडक्वार्टरों पर जहां उन्होंने कब्जा कर रखा था, डीएम वीएम सब उन्होंने वहां पर बंद कर रखे थे, एसएसपी सब बंद किए हुए थे, वहां पर उनके हथियार डलवा दिए थे, तब उन्होंने जाकर के वहां बमबारी की थी, जिनको वो निर्दोष नागरिक बता रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो हिंदुस्तान की आजादी के साथ में मजाक कर सकता है सिर्फ राजनीतिक विरोध दिखाने के लिए। उस आदमी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये कहूंगा कि उसने ये हिंदुस्तान की अखंडता के साथ में हमला किया है उसने अपने शब्दों से, जो उसने सिर्फ इंदिरा गांधी जी को, और इंदिरा गांधी जी को 14-15 दिन हुए थे प्रधानमंत्री की ओथ लिए हुए। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी और इंदिरा जी की ओथ हुई थी, कुल 14-15 दिन हुए थे उन्हें प्रधानमंत्री की ये हुए। उसी का फायदा उठाकर लाल डेंगा वगैरह ने ये सब बगावत वहां पर की थी। तो मेरा जो कहना था वो ये था कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और जो दूसरे आदमी, अभी आपने देखा होगा विधुड़ी का, इससे ज्यादा और क्या गुंडागर्दी हो सके, तो कौन लग रहा है ये परसे देने? राहुल गांधी को तो 2 मिनट में निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया, महुआ को 2 मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, और जो वहां खड़ा होकर के पता नहीं क्या क्या इतने गंदे गंदे शब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, उस आदमी को बहरा हो गया वो ओम बिड़ला जो वहां संवैधानिक पद पर बैठा हुआ। और दूसरी तरफ जो दूसरा बैठा हुआ जिसने 150 आदमी निकाल के बाहर खड़े कर दिए, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है जाकर के तीनों खड़े फोटो देख रहे होंगे आए हुए हैं आज मोदी जी के सामने, तीनों हाथ जोड़े खड़े हुए, मुर्मू भी खड़ी है और दोनों ओम प्रकाश बिड़ला और धनखड़ भी खड़े हैं। धनखड़ क्या नगढ़ है, मैं तो उसे नगढ़ ही कहता हूं हमेशा। तीनों हाथ जोड़े खड़े और बाबूजी वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा। इससे ज्यादा हिंदुस्तान के सरप्रस्त लोगों की क्या बेइज्जती होगी। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक झूठ बोलने का रिकॉर्ड है उसका, वो तो बहुत है, एक नहीं है, उसमें बहुत है। सारे दिन रोज झूठ बोलता है,
मैं दूसरा एक इशू और कह रहा हूँ, जब वो घोषणा ये कर सकते हैं कि राजस्थान में 450 का सिलेंडर देंगे, तो भाई हमारी यूपी वालों की क्या गलती है? अव्वल को तो उन्हें भी जवाब दे दिया उन्होंने, हमने नहीं ऐसी घोषणा की। लेकिन प्रधानमंत्री स्टेज से घोषणा कर रहा है, उसके बाद में हाउस में ये कहा जा रहा है हमने ऐसी घोषणा नहीं की। हम ये पूछ रहे हैं आज भी कि हमें यूपी वालों को, बिहार वालों को, असम वालों को, इनको क्यों नहीं 450 का सिलेंडर दिया जा रहा? इनकी क्यों नहीं व्यवस्था हो रही? आप 450 का सिलेंडर दे सकते हैं। इसी का था, ये 2 मुद्दे थे जिसमें बनारस में BHU में जो लड़की थी उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बारे में विधायक जी ने बताया, आगे बताएंगे। दूसरी घटना गोरखपुर में जिस तरह से विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर किया गया, उसकी जांच के लिए कि क्यों किया गया, क्यों इस तरह हुई। और 2 जानकारी और है, कल का हमारा इसी को लेकर ज्ञापन है पूरे प्रदेश में, हम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन ज्ञापन देंगे। और 14 तारीख में हम लोग आदरणीय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं। उसी के अनुसार पूरे देश में हर एक जनपद में उस दिन 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी।